ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप क्या है? CNH। CNH पॉइंट ग्रुप। CNH पॉइंट ग्रुप में हम लोगों को एक प्रिंसिपल एक्सिस देखने को मिलेगा और एक क्या होता है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वर्टिकल प्लेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें अब मैंने बताया था कि जब हम लोग प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर को हम लोग देखते हैं, जिसमें एच का हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर डायहेड्रल प्लेन का आता है, फिर उसके बाद फिर वर्टिकल प्लेन का आता है। ठीक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसमें प्लेन के प्रायोरिटी ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल प्लेन का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर डायहेड्रल प्लेन का, फिर वर्टिकल प्लेन का। तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और उस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, उनका जो मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप रहेगा वो CNH से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए, if a molecule has one CN axis of symmetry and a horizontal plane of symmetry, then it belongs। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी? हेलो सर, नहीं हो रहा है सर। हेलो चलिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, CNH पॉइंट ग्रुप। CNH पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और उसकी परपेंडिकुलर एक प्लेन प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हम लोगों के पास जो पॉइंट ग्रुप हम लिखेंगे उस मॉलिक्यूल के लिए, वो कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, वो CNH पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, जहां पे N जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ एक्सिस है। ठीक, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स के कुछ मॉलिक्यूल्स के इस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का। तो देखिए, ये H2O2। H2O2 का जो नॉर्मल शेप होता है वो क्या होता है, ओपन बुक शेप है, बट फिलहाल इसमें ट्रांस वाला फॉर्म दिखाया गया है। इसमें ट्रांस वाला जो H2O2 है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसका जो नॉर्मल शेप होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके पास जो शेप रहेगा वो ओपन बुक वाला शेप रहेगा। ओपन बुक के लिए क्या पॉइंट ग्रुप आएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसका जो ट्रांस वाला शेप है, उस वाले मॉलिक्यूल के लिए, ट्रांस वाले शेप के मॉलिक्यूल के लिए जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होता है, C2H पॉइंट ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोगों को एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना पड़ता है। किसी भी मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हम लोगों को एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा। तो देखिए आप कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में लग रहा होगा। अगर मैं वाई एक्सिस से बात करूं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन से बात करूं, तो फिर वाई एक्सिस में पकड़ करके इस मॉलिक्यूल को क्या कर सकता हूं, मैं रोटेट कर सकता हूं, है ना, रोटेट कर सकता हूं कि नहीं। इस मॉलिक्यूल को, H2O2 के मॉलिक्यूल को मैं वाई एक्सिस से एक एक्सिस पास करवा करके रोटेट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो अगर वाई एक्सिस में एक एक्सिस पास करा करके मॉलिक्यूल को हम लोग रोटेट करेंगे इस तरीके से रोटेट कर देंगे 180 डिग्री एंगल से, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा,
ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो है ना, C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है इसमें, है क्या बताइए? C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना, C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना जी इसमें, C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है ना? कौन से एक्सिस से प्रेजेंट है? Y एक्सिस से प्रेजेंट है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे C2 एक्सिस Y एक्सिस से प्रेजेंट है, मतलब ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग Y को लगा देंगे और C2 एक्सिस प्रेजेंट है जो कि Y एक्सिस के डायरेक्शन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें कोई और सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है क्या, या फिर इसके अलावा भी और कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है क्या? देखिए तो इस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है क्या कोई और C2 एक्सिस? नहीं है पॉसिबल। तो नहीं है पॉसिबल, एक्स एक्सिस से भी नहीं है पॉसिबल। देखिए एक्स एक्सिस से भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही जेड एक्सिस से पॉसिबल होगा। अगर एक्स एक्सिस से रोटेट करूंगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, भले ऑक्सीजन अपनी प्लेस पे रहेंगे, तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलने वाला। ना ही जेड एक्सिस से जब मैं रोटेट करूंगा, मान लो इस जेड एक्सिस से अगर रोटेशन किया जा रहा है तो जेड एक्सिस से रोटेशन करने पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा। तो ये दोनों ही एक्सिस प्रेजेंट नहीं है इस मॉलिक्यूल में। तो प्रेजेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब C2 एक्सिस हम लोगों को दिख गया। C2 एक्सिस के अलावा, C2 एक्सिस के अलावा हमने सब्सिडरी एक्सिस भी खोज लिया, मतलब एक C2 के अलावा और कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है क्या, या फिर कोई और एक्सिस प्रेजेंट है क्या, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप प्लेन्स को देखिए। प्लेन्स को देखने में हम अब प्लेन्स को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए तो कौन सा वाला प्लेन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। क्या मैं इस मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन लगा सकता हूं? क्या मैं इस मॉलिक्यूल में ऐसा करके प्लेन लगा सकता हूं क्या? ऐसा प्लेन जो कि इन दोनों को इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा हो? नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि अगर ये प्लेन लगाया जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, या ये ऑक्सीजन तो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर लेंगे, बट हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी था, है ना? और वैसे ही ये वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी था, बट ऐसा तो है नहीं इसमें। तो ये वाला प्लेन तो नहीं लगने वाला, है ना? ये वाला प्लेन तो नहीं लगने वाला। तो कौन सा प्लेन लगेगा फिर? दूसरा प्लेन लगा करके देखते हैं, क्या ये वाला प्लेन लगाया जा सकता है ऐसा करके? ये वाला प्लेन, अच्छा मैं नाम से बात करता हूं, ठीक है? इस वाले प्लेन को हम लोग क्या बोल रहे थे? इस वाले प्लेन को YZ प्लेन। तो YZ प्लेन को लगा सकते हैं क्या? सिग्मा YZ प्लेन को लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, ठीक है? वैसे ही मैं ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन को क्या बोलेंगे? XY प्लेन। सिग्मा XY लगाया जा सकता है क्या? इसमें सिग्मा XY लगाया जा सकता है क्या? नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी था सो दैट कि ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन शो हो सके, तो नहीं लगाया जा सकता। सिग्मा कौन सा बच गया? सिग्मा YZ हो गया, सिग्मा XY हो गया और सिग्मा XZ बच गया, या फिर ZX बच गया। तो सिग्मा ZX लगा सकते हैं क्या ऐसे करके? ऐसा करके मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा नहीं ये वाला प्लेन? यस सर। XZ प्लेन दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा, तो ये वाला प्लेन लगाया जा सकता है। अब इस प्लेन को देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो प्लेन है वो कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है, मतलब पैरेलल प्लेन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है? पैरेलल प्लेन है कि परपेंडिकुलर प्लेन है? हाँ हॉरिजॉन्टल या फिर परपेंडिकुलर प्लेन? परपेंडिकुलर प्लेन है, तो परपेंडिकुलर हाँ हाँ, तो परपेंडिकुलर प्लेन अगर है तो परपेंडिकुलर प्लेन को क्या बोला जाता है? सिग्मा H बोला जाता है। तो सिग्मा H इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होगा, हाँ बोलिए सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना सर। सिग्मा, देखिए सिग्मा YZ नहीं लगाया जा सकता इसमें, ना ही सिग्मा XY लगाया जा सकता है। देखिए सिग्मा YZ कौन सा होगा? ये वाला। सिग्मा XY कौन सा होगा? ये वाला। ये दोनों ही प्लेन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर ये वाला प्लेन लगाया जाएगा तो ये हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तब ये वाला प्लेन लगाया जा सकता था, तब ये हाइड्रोजन अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर सकता था, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाला प्लेन नहीं लगा सकते हम लोग। वैसे ये वाला प्लेन भी नहीं लगा सकते हम लोग। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, वैसे ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए था।
बट ऐसा तो है नहीं इसमें, तो ये वाला प्लेन भी नहीं लगा सकते। तो प्लेन लगा कौन सा सकते हैं, लगा कौन सा प्लेन लगाया जा सकता है, सिग्मा एक्स जेड को लगाया जा सकता है, या फिर सिग्मा जेड एक्स को लगाया जा सकता है। सिग्मा जेड एक्स क्या है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब हर एक एटम को काटता हुआ जाएगा वो वाला प्लेन। तो अगर हर एक एटम को काटता हुआ जाएगा तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन का आधा पोर्शन पीछे की तरफ, आधा पोर्शन आगे की तरफ, ऑक्सीजन का आधा पोर्शन पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ इसका भी, और हाफ पोर्शन आगे की तरफ, इसका भी आधा पोर्शन पीछे की तरफ और हाफ पोर्शन आगे की तरफ। तो ऐसे करके इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सिग्मा एक्स जेड से बाइसेक्ट किया जा सकता है। तो सिग्मा एक्स जेड ये वाला जो प्लेन रहेगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम देखेंगे कि ये सिग्मा एक्सिस प्लेन जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, मतलब वाई एक्सिस की, जिस एक्सिस को हमने इस मॉलिक्यूल में लगाया, जो कि इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट था, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो हम लोगों ने देखा कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है। तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो प्लेन क्या कहलाता है, सिग्मा एच कहलाता है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में हमने क्या क्या देखा, मॉलिक्यूल में एक तो C2 देखा, ठीक है, C2 देखा हमने। दूसरा हमने क्या देखा, इसमें सिग्मा एच देखा, ठीक है। और कुछ देखे क्या, सिग्मा वी दिखा क्या हम लोगों को, सिग्मा वी नहीं दिखा हम लोगों को, ठीक है, सिग्मा वी हम लोगों को नहीं दिखा इसमें। वैसे ही इस मॉलिक्यूल में, हालांकि इन दोनों सिमेट्री एलिमेंट से इसका मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकल जाएगा। ऐसे टाइप के सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूल में तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है CnH। तो Cn क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑर्डर है वही कहलाता है। तो C2H इसका पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सिमेट्री, टोटल 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, बताइए तो और कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। सेंटर ऑफ सर सिमेट्री। इन्वर्जन सेंटर। सेंटर, इन्वर्जन सेंटर। हाँ एग्जैक्टली, इन्वर्जन सेंटर भी इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। इन्वर्जन सेंटर भी इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये रहा इन्वर्जन सेंटर, इससे इधर जाएंगे, इससे इधर आएंगे तो सेम सेम मॉलिक्यूल्स, सेम सेम एटम्स प्रेजेंट हुए। इससे इधर जाएंगे और इससे डायगोनली पीछे की तरफ आएंगे तो सेम सेम एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। तो इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट है। तो मैं लिख रहा हूं C2, ठीक है, सिग्मा H, और साथ साथ इन्वर्जन सेंटर I, ठीक है, I, समझ में आया। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में और क्या प्रेजेंट है, कुछ और क्या प्रेजेंट हो सकता है। हमने एक्सिस के बारे में बात कर लिया है ना, हमने वर्ड प्लेन्स के बारे में बात कर लिया, हमने इन्वर्जन सेंटर के बारे में बात कर लिया। और कौन कौन से रह गए, दो और कौन कौन से रह गए, एक तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो रहता ही है। अच्छा बताइए, इसमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, अगर है भी तो कौन सा वाला है, बताइए। C2 S2 सर, S2 है। S2 प्रेजेंट है इसमें, एग्जैक्टली इसमें S2 प्रेजेंट है, ठीक है। S2 कैसे प्रेजेंट होगा, आप ये X2 क्या होता है, मतलब SN होता क्या है, SN में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस लगाते हैं और उसका परपेंडिकुलर प्लेन लगाते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन। इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। SN को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, SN को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, CN इंटू परपेंडिकुलर सिग्मा में, या फिर परपेंडिकुलर सिग्मा, ठीक है, CN इंटू परपेंडिकुलर सिग्मा, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इसमें भी वही चीज करेंगे, इसमें S2 प्रेजेंट है। S2 जो होता है, S2 क्या है, S2 का क्या होगा, C2 इंटू परपेंडिकुलर सिग्मा, C2 के परपेंडिकुलर में सिग्मा, ठीक है, परपेंडिकुलर में सिग्मा। तो देखिए पहले C2 लगाइए, C2 एक्सिस कहां से जाएगा, Y एक्सिस से जाएगा। तो मैं इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में Y लिख रहा हूँ, ठीक है। तो S2 एक्सिस प्रेजेंट है इसमें विद रेस्पेक्ट टू दी Y एक्सिस। तो C2 एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द Y एक्सिस क्या होगा, C2 एक्सिस लगाएंगे इसमें तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे। अब इसका परपेंडिकुलर प्लेन लगा दूंगा तो मॉलिक्यूल पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें S2 भी प्रेजेंट होता है, समझ में आया। सर इसमें एक्सजेड प्लेन होगा ना, इसमें
हाँ, इसमें XZ। ये वाला जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है, एग्जैक्टली इसमें जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। ये सिग्मा एच ना लिख करके ये सिग्मा एच जो है वो बराबर है सिग्मा एक्स जेड के। ठीक है, एक और कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि जो आई होता है ना वो बराबर होता है S2 के। ठीक है, ये जो इन्वर्जन सेंटर होता है वो बराबर होता है S2 के। S2 सर, और कैसे? इन्वर्जन सेंटर एक दूसरे के बराबर होते हैं। बताता हूं मैं आगे में, और भी एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल आएगा ऐसा करते हैं। ये Cl और ये Cl, इस वाले मॉलिक्यूल में भी आपको इन्वर्जन सेंटर मिलेगा और एक S2 देखने को मिलेगा। तो S2 देखने का मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है उसको देखिए, ओवरऑल इन्वर्जन ही हो रहा है इसमें। कैसे, उसको देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। I और S2 ये दोनों बराबर होते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है अगर मैं इन्वर्स करूंगा, मतलब इन्वर्जन सेंटर लगाऊंगा या फिर इन्वर्जन सेंटर का ऑपरेशन करूंगा, तो होता क्या है इस मॉलिक्यूल में उसको देखिए पहले। ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स है और ये वाला डिफरेंट डिफरेंट क्लोरीन है। जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं लोगों को अलग अलग नाम दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कार्बन जो है ये वाला कार्बन को 1 बोल रहा हूं, ये वाले कार्बन को 2 बोल रहा हूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, जब मैं इन्वर्जन सेंटर इस मॉलिक्यूल में लगाऊंगा तो फिर इन्वर्जन सेंटर लगाने के बाद ये मॉलिक्यूल, मतलब इन्वर्जन वाला ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होता है कि हर एक एटम्स अपने अपने प्लेस को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्लोरीन यहाँ पे चले जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन यहाँ पे, ऐसा करके होगा। तो ये ओवरऑल इन्वर्जन सेंटर लगाने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे, C2 वाला, Cl1 यहाँ पे आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा ना, बताइए, अग्री कर रहे हैं ना, ऐसे ही होगा इन्वर्जन सेंटर बीच में। ठीक, यस सर। ये 1 वाला हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन यहाँ पे आएगा, 6 वाला कार्बन यहाँ पे जाएगा, तो 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, वैसे ही 2 वाला यहाँ पे आएगा, 5 वाला यहाँ पे जाएगा, 5 और ये 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ये हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्जन ऑपरेशन लगाया है, तब की बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी मॉलिक्यूल में S2 लगा रहा हूं। तो जब मैं S2 लगाऊंगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं C2 लगाऊंगा, उसके बाद फिर परपेंडिकुलर प्लेन लगाऊंगा। तो C2 लगाने के बाद S2 लगा रहे हैं ओवरऑल, पहले C2 लगेगा फिर उसके बाद फिर परपेंडिकुलर प्लेन। तो C2 लगाने पे होता क्या है, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, C2 लगाए हैं तो फिर ये वाला क्या होगा, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ और ये वाला क्लोरीन नीचे की तरफ, ऐसे ही ये कार्बन ऊपर की तरफ, ये वाला कार्बन नीचे की तरफ, ये कार्बन यहाँ पे और अच्छा ये वाला कार्बन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये Cl2 यहाँ पे और Cl1 यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसको 3 कर देंगे और ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ, C2 एक्सिस लगा दी। उसके बाद फिर इसका परपेंडिकुलर प्लेन जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला क्लोरीन वहां पे ही चला गया। सर, हाँ बोलिए, ये थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना सर, यहाँ पर C2 एक्सिस जब लगाए हैं तब। सर हम्म, Y एक्सिस के लॉन्ग लगाए हैं ना इसको, C2 को। हाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप नोट्स में लिखते हुए चलेगा। सिग्मा डी के लिए 2 केसेस होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल में कब सिग्मा डी प्रेजेंट है, कब सिग्मा डी प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच जिसको बोल रहे हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट लिखता हूं इसको, एब्सेंट, तो जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा उसको हम लोग सिग्मा डी बोलेंगे। ठीक है, जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा या फिर पैरेलल प्लेन रहेगा
पैरेलल प्लेन जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा डी कहलाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, तो उसके लिए ना दो क्राइटेरियाज हैं। सिग्मा एच प्रेजेंट है तो दो क्राइटेरियाज हैं उसमें। अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच प्रेजेंट है और C2 भी प्रेजेंट है, ठीक है, और वो C2 एक केस में सभी वाला C2 एक जैसा रहेगा और एक केस में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट C2 मिलेंगे आपको। ठीक है, C2 when all C2 are same, when all C2 are same, तो उस केस में जो वर्टिकल पैरेलल प्लेन रहेगा, पैरेलल प्लेन जो रहेगा, पैरेलल प्लेन जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा डी ही कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या बोल रहा हूं। सिग्मा डी का दो केस रहता है, जब सिग्मा एच एब्सेंट रहेगा किसी मॉलिक्यूल में, जितने भी पैरेलल प्लेन रहेंगे वो सिग्मा डी कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी पैरेलल प्लेन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्मा डी कहलाएंगे। क्लियर। अब सिग्मा एच अगर प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, तो जितने भी C2 है, सिग्मा एच प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में और उस मॉलिक्यूल में C2 भी प्रेजेंट है, और उस मॉलिक्यूल में ऐसे C2 प्रेजेंट है कि सभी के सभी C2 एक ही जैसे हैं, तो वो वाला मॉलिक्यूल का जो पैरेलल प्लेन रहेगा वो सिग्मा डी कहलाएगा। और अगर C2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, अगर C2 हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, when different C2 present, C2 present, तो जितने भी होते हैं, जितने भी वर्टिकल प्लेन्स होते हैं या फिर जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे, उसमें से आधा सिग्मा डी कहलाएगा और आधा सिग्मा बी कहलाएगा। ठीक है, n/2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बी एंड n/2 विल बी इक्वल टू सिग्मा डी। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं कैसे, देखिए। इसका तो क्लियर है, जब कभी भी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जो भी प्लेन रहेगा वो डायहेड्रल प्लेन कहलाएगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट रह जाता है तो उस केस में हम लोग वर्टिकल प्लेन्स भी लेंगे। ठीक, तो इसका एग्जांपल है ये वाले मॉलिक्यूल का, जैसे इथेन मॉलिक्यूल, स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड इथेन। ये थोड़ा से आगे के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं, बस इसलिए इसका डिस्कशन कर रहा हूं सो दैट कि आगे की चीजें क्लियर होती चले साथ साथ। स्टैगर्ड इथेन के केस में क्या होता है, स्टैगर्ड इथेन मतलब समझते हैं, स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड इथेन क्या होता है, कन्फर्मर होता है इथेन का, एक एक्लिप्स इथेन होता है और एक स्टैगर्ड इथेन होता है। मैं दिखा देता हूं आपको स्टैगर्ड इथेन कैसे दिखता है। ये देखिए, ये है स्टेप, ये एक्लिप्स्ड इथेन है जिसमें हाइड्रोजन के सामने में हाइड्रोजन रहता है, हर एक हाइड्रोजन के सामने में हाइड्रोजन रहता है, और इसका जस्ट कन्फर्मर बोलने का मतलब रोटेशनल रोटेशन करने पे ना ये कुछ इस फॉर्म में रहता है, तो इसको स्टैगर्ड इथेन बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन के सामने में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये 60 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट रहता है, तो इसको स्टैगर्ड इथेन बोलते हैं। ठीक है, इस स्टैगर्ड इथेन में, इस स्टैगर्ड इथेन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D3D रहता है। ठीक है, इसमें डाइहेड्रल प्लेन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो डाइहेड्रल प्लेन, इसके जो वर्टिकल प्लेन्स रहते हैं उसी को डाइहेड्रल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, इसके जो वर्टिकल प्लेन्स रहेंगे उसको डाइहेड्रल प्लेन बोला जाएगा। ऐसा होता क्यों, देखिए ये ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में जो एक्सिस प्रेजेंट होगा ये C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा। ठीक, यहां से एक C3 एक्सिस जाता है, Y एक्सिस से एक C3 एक्सिस जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा, तो जितने भी हाइड्रोजन रहते हैं वो अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो C3 एक्सिस हो गया। इस C3 एक्सिस के पैरेलल में एक प्लेन जाता है जिसको डाइहेड्रल प्लेन बोला जाता है। इस वर्टिकल प्लेन को डाइहेड्रल प्लेन ही इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल में आपके पास सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है, तो जितने भी वर्टिकल प्लेन रहेंगे वो डाइहेड्रल प्लेन कहलाएंगे। ठीक है,
ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा एच तो प्रेजेंट नहीं है। देखिए सिग्मा एच कब कौन सा होगा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा उसको सिग्मा एच बोलेंगे, बट ये वाला सिग्मा एच तो प्रेजेंट है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे से प्लेन लगाता हूं तो इसको रिफ्लेक्ट करने वाला सामने में कोई चाहिए होना था, मतलब कोई चाहिए था। एक्लिप्स्ड इथेन में वही चीज प्रेजेंट रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट रहेगा, इसको रिफ्लेक्ट करने वाला सामने में है, मतलब ये वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ है इसके, वैसे ये वाला हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला यहाँ पे है, वैसे ये वाला हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला यहाँ पे है। बट स्टैगर्ड इथेन में ऐसा होता नहीं है। स्टैगर्ड इथेन में देखिए अगर आप प्लेन यहाँ पे लगाते हैं तो इसको रिफ्लेक्ट करने वाला यहाँ पे सामने में कोई नहीं है, ठीक है, तो प्लेन प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है तो जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा वो सिग्मा डी कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सभी के सभी C2 एक्सिस सेम रहेंगे तो उस केस में जो भी पैरेलल प्लेन रहेगा वो सिग्मा डी कहलाएगा। इसका जो एग्जांपल रहता है वो एलीन रहता है, ठीक है, एलीन रहेगा। एलीन, इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा, ये जब आएगा इसका डिस्कशन करेंगे तब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसका, क्योंकि इसमें प्लेन्स दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, वरना क्लास लंबा चला जाएगा इसमें। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। व्हेन डिफरेंट C2 आर प्रेजेंट, जब डिफरेंट C2 प्रेजेंट रहेंगे तो आधा सिग्मा डी होता है और आधा सिग्मा बी होता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है HCF4। HCF4 के केस में ऐसे देखने को मिलता है। HCF4 का प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। HCF4 का आप देखे हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। HCF4 में मैंने आपको इसमें C2 एक्सिस भी देखना बताया था, कहां पे से C2 जाता है ऐसा, ठीक है। HCF4 में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो कैसे दिख रहा है, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर की तरह, है ना, ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर ही है वो, तो स्क्वायर प्लेनर जैसा ही दिखेगा। और इसके अलावा ये भी कि इसमें जो C2 प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस तो इसका C4 होगा जो कि यहां पे से जाएगा, है ना, यहां पे से जाएगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस HCF4 है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, तो HCF4 में प्रिंसिपल एक्सिस तो ये वाला होगा, ऐसे करके जाएगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा परपेंडिकुलर C2 भी प्रेजेंट है। अब मैं परपेंडिकुलर C2 को दिखा रहा हूं आपको, ये वाला C2, ठीक है, एक C2 मिल गया आपको, वैसे ही दूसरा C2, ठीक है, दूसरा C2 मिल गया, तीसरा और चौथा C2 दिखा रहा हूं। ये वाला जो इन दोनों के बीच का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वहां पे से एक एक्सिस लेकर के जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे करके रोटेट कर, ठीक है, एक C2 मिल गया और वैसे एक और C2 यहां पे से जाएगा ऐसे, तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा, मिल गया। टोटल 4 C2 मिले ना। अब देखिए इसमें से ये सभी 4 C2, 2 C2 एक जैसा है और 2 C2 एक जैसा है, 2 C2 इन दोनों के बीच से जा रहा था ऐसे करके, है ना, ऐसे वैसे ही ऐसे लास्ट वाले 2 C2 ऐसे बीच से जा रहे थे और शुरुआत के 2 C2 इन लोगों से जा रहे थे, यहां पे से ऐसे, यहां पे से ऐसे, है ना, ऐसे ही जा रहा था। तो 2 डिफरेंट टाइप के C2 प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। एक C2 तो यहां पे से जा रहा था ऐसे करके, मतलब 2 C2 यहां पे से जा रहे थे ऐसे करके और 2 C2 यहां पे से जा रहा था, तो डिफरेंट C2 हो गया ना इसमें। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आधा को सिग्मा बी बोल देते हैं और आधा को सिग्मा डी बोल देते हैं। और सिग्मा बी किसको बोला जाता है, जिसमें ऐसा एक्सिस जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स क्रॉस करते हैं उसको सिग्मा बी बोला जाता है। इसका मतलब जो ये वाला एज वाला जो होगा ना उसको सिग्मा बी बोला जाएगा, इन लोगों को सिग्मा बी बोला जाएगा। और जो सबसे कम नंबर ऑफ एटम से क्रॉस करता हुआ जाता है, ऐसा एक्सिस जो कम नंबर ऑफ एटम से क्रॉस करता हुआ जाता है उसको हम लोग सिग्मा डी बोल देते हैं। और सिग्मा डी का एक और कंडीशन बताया था। सिग्मा डी का क्या कंडीशन था कि सिग्मा डी का जो एक्सिस है वो बाइसेक्ट करता है द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द 2 C2 एक्सिस। ये C2 एक्सिस है और ये वाला C2 एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है ये वाला सिग्मा डी।
ठीक, ये सिग्मा डी क्या करता है, ये दो C2 के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो वैसे ये वाला सिग्मा डी भी दो C2 के बीच में जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला C2 हो गया और ये वाला C2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो इन लोगों को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। तो ये सिग्मा डी का कंडीशंस होता है कि सिग्मा डी किसको बोलेंगे। और बहुत ही, अगर इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते आप, तो एक सिंपल सा मतलब लाइन सुन लीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे उसी में सिग्मा डी आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सिग्मा डी वाला केस? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, मतलब इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सर लेकिन हर बार C2 लगा लगा कर देखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये वाला चैप्टर हार्ड बन जाता है, जब आप ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है इसीलिए। प्रिंसिपल एक्सिस को देख कर ठीक ही है। हम लगा C2। हाँ एग्जैक्टली, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आपको हैबिचुअल हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखा, बहुत सारे ट्रिक्स खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। ये सारे ट्रिक्स तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए कुछ कुछ जो चीजें बता रहा हूँ उसको बस मान लीजिए, क्योंकि उसको समझाने में फिर लंबा समय चला जाएगा। जैसे S2 जो रहता है, S2 जो रहता है, अभी एक और जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो S2 होता है वो I के बराबर होता है। ठीक है, S2 I के बराबर होता है। इस चीजों को मतलब ये बुक पढ़ने से भी समझ में आएगा, हालांकि अब बुक तो नहीं पढ़ सकते, इतना समय है नहीं हमारे पास, बट ये S2 जो होता है वो I के बराबर होता है। वैसे ही जो C2 होता है अगर एक C2 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, अगर आपको एक भी सिग्मा भी दिख गया तो इसका मतलब 3 सिग्मा भी होगा, है ना। ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप याद रखिए, एकदम से हम लोगों को देखना ही नहीं है उस मॉलिक्यूल। अगर आपके पास समय है, आपके पास टाइम दे सकते हैं, तो उस चीज को आराम से देखिए आप, तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस चीज को एकदम से मत ही देखिए, बट कुछ कुछ अभी हमारे पास जितना लिमिटेड टाइम है उसके बेसिस पे हम लोगों को जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है ना, तो कुछ कुछ चीजें हैं उसको याद भी रखिए। ठीक है, आगे बढ़ूं फिर, आगे बढ़े, कोई कुछ डाउट इसमें यहां तक बताइए? नो सर। आगे बढ़े क्या? हाँ। चलिए, अब फिर ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये बस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिया गया था, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, तो उसका पॉइंट ग्रुप होगा C4H। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा रूल क्या है, एक्सिस देखिए फिर प्लेन देखिए। ठीक है, तो एक्सिस देखिए, इस मॉलिक्यूल में एक्सिस यहीं से जाएगा, वाई एक्सिस से जाएगा, है ना, वाई एक्सिस से जाएगा। वाई एक्सिस से अगर मैं रोटेट करता हूं तो 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो 90 डिग्री रोटेशन करना बोलने का मतलब C4 एक्सिस का प्रेजेंट होना, तो C4 एक्सिस यहाँ पे से प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब इस C4 एक्सिस को देखने के बाद आप देखिए कि सब्सिडियरी एक्सिस कोई प्रेजेंट है क्या। सब्सिडियरी एक्सिस मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको परपेंडिकुलर वाला ही देखना, मतलब आपको ये देखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देख लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस देखने के बाद आप देखिए C2 कहां पे प्रेजेंट है। C2 को एज अ परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है क्या, इसमें परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है क्या। परपेंडिकुलर C2 बोलने का मतलब ऐसा C2 जो कि परपेंडिकुलर हो C4 के। ऐसा इस क्यों देख रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर परपेंडिकुलर C2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, C4 के परपेंडिकुलर अगर C2 प्रेजेंट होगा, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा ना वो स्टार्ट होगा D से। ठीक है, हम लोगों को वही चीज देखना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखिए। प्रिंसिपल एक्सिस में सबसे बड़ा वाला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए, सबसे बड़ा वाला n का वैल्यू का एक्सिस देखिए कि कौन सा वाला एक्सिस प्रेजेंट है। अगर वो वाला एक्सिस मिल जाता है आपको, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि परपेंडिकुलर C2, उसके परपेंडिकुलर C2 कोई प्रेजेंट है क्या। ऐसा क्यों देख रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए देख रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से। अगर परपेंडिकुलर C2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता तो पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा अगर परपेंडिकुलर C2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता तो फिर पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा C से। ठीक है, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर C2 को देख रहे हैं। क्लियर है ये वाला बात, समझ में आया क्या?
यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बताइए क्या है? सबसे पहला स्टेप प्रिंसिपल एक्सिस को खोजना। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप परपेंडिकुलर C2 को खोजना। क्लियर? तीसरा स्टेप क्या है? प्लेन्स पे जाना। प्लेन्स, कौन सा प्लेन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसको देखना। ठीक है, और अगर उस प्लेन्स में जो भी प्लेन आपको मिलता है उसको, उस प्लेन को एनालाइज करना कि वो वाला प्लेन कौन सा है, वर्टिकल है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, चलिए वही चीज करेंगे यहां पे भी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों को मिला C4। अब C4 के परपेंडिकुलर में देखिए तो कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है क्या? देखिए परपेंडिकुलर में कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट। अब Y एक्सिस से तो मुझे C4 मिल गया, तो मैं क्या देखूंगा? Z एक्सिस देखूंगा और X एक्सिस देखूंगा। तो X एक्सिस कौन सा है मेरा? ये वाला X एक्सिस है। तो X एक्सिस से देखिए क्या पॉसिबल हो सकता है? ये वाला एक्सिस, अगर नहीं। इस एक्सिस से मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही मैं Z एक्सिस से देखूंगा, Z एक्सिस पॉसिबल है क्या इस मॉलिक्यूल में? नहीं। नहीं। नहीं है, तो फिर Z एक्सिस भी नहीं होगा। तो इसमें मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ C4 प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा C4 से। ठीक, हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे जाएंगे। क्या देखेंगे? प्लेन्स देखेंगे। प्लेन्स देखिए मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में कौन सा प्लेन प्रेजेंट हो सकता है? क्या ये वाला प्लेन प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। बताते जाइए जल्दी जल्दी। नहीं होगा। क्या ये वाला प्लेन प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। नहीं होगा। एक प्लेन प्रेजेंट होगा जो कि XZ प्लेन है, वही वाला प्लेन बस प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, XZ प्लेन बस प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल में। अब ये XZ प्लेन को देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था उससे क्या ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो प्लेन होगा वो सिग्मा H है। अगर आपको सिग्मा H मिल गया तो डायरेक्टली यहाँ पे H लिख दीजिए। C4H इसका पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए, H3BO3। H3BO3 का मॉलिक्यूल है। अब H3BO3 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बैंड शेप का ही होगा। तो बोरॉन, बोरॉन है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो इसमें भी आपको देखने से, स्ट्रक्चर को देखने से अब एनालाइज कर पा रहे होगे आप कि इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट होगा। दिख रहा है 3 साइड, इसके 3 पैर दिख रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप वाई एक्सिस लगा करके इसको 120 डिग्री एंगल में अगर रोटेट करोगे तो सभी अपने एक दूसरे का पोजीशन रिप्लेस करेंगे। ऑक्सीजन जाएगा ऑक्सीजन के प्लेस में, है ना, बोरॉन सर अपने बी प्लेस में फिक्स्ड रहने वाला है, हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोजन के प्लेस में। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? BF3 जैसा ही लग रहा है ये भी। हाँ BF3 जैसा ही लग रहा है मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली BF3 जैसा ही लग रहा है, बट BF3 जैसा आइडेंटिकल नहीं है। क्योंकि BF3 के केस में क्या था? BF3 के केस में ये बस सिंगल लाइंस थे, ऐसे लाइन टेढ़ा नहीं था आगे जाकर के, बट इसमें लाइन टेढ़ा भी हो गया है आगे जाकर, सर लेकिन है ना? गोल गोल घूमते जाएगा तो हाइड्रोजन वहीं पे पहुंच जाएगा ना जहां पर पहले वाला है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाएगा, बट ये कौन से केस में होगा? जब रोटेशन कर रहे हैं तब के केस में होगा। जब प्लेन्स लगाएंगे तब के केस में वैसा नहीं हो पाएगा। क्लियर? जब मैं अगर यस प्लेन सर। लगाता हूं, ठीक है, रोटेशन के केस में तो सही है, सही बात है, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल में हो रहा था। बट अगर मैं जब प्लेन लगाता हूं तो देखिए प्लेन यहां पे से ऐसे लगेगा, तो ये वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना? कहाँ है बताइए? ऐसे करके लगाऊंगा प्लेन तो ये वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला यहाँ पे भी तो होना चाहिए था ना। ये नहीं है ऑक्सीजन सर। को रिफ्लेक्ट, यहाँ पे प्लेन लगेगा तो ये वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई होना चाहिए था, बट नहीं है। ये वाले ऑक्सीजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये ऑक्सीजन तो है, बट ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और ना ही इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें ये वाला प्लेन तो लगने वाला ही नहीं है, और ना ही ये वाला प्लेन लगने वाला है। कौन सा वाला प्लेन लग सकता है? सिर्फ XZ प्लेन लग सकता है, जो कि हॉरिजॉन्टल है टू द C3 एक्सिस, मतलब जो कि परपेंडिकुलर है टू द C3 एक्सिस। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C3H हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए
N2F2, N2F2 क्या मॉलिक्यूल है? इसमें फिर से ये वो H2O2 का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C2H होगा। बताते जाइएगा मुझे कि कौन सा चीज समझ में नहीं आया। अब मैं मतलब सेम H2O2 का ही स्ट्रक्चर है, तो इसको बार बार रिपीट करूंगा तो फिर ये मतलब वो हो जाएगा और लंबा चला जाएगा क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये N2F2 का स्ट्रक्चर, C2H पॉइंट ग्रुप होगा इसका। यस सर। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना? यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन इससे रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऐसे। हाँ क्या बोले? एक्सिस के लॉन्ग, हाँ वाई एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन करेंगे हम लोग, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है। अब C2 एक्सिस के अलावा और भी कोई परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है क्या? देख लीजिए, परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है? ये एक ये वाला डायरेक्शन का हो सकता है, एक ये वाले डायरेक्शन का हो सकता है और एक ये वाले डायरेक्शन का हो सकता है। तो क्या ये वाला एक्सिस प्रेजेंट है क्या? अगर मैं ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस से लगाता हूं तो ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे चले जाएगा। हालांकि नाइट्रोजन तो अपना प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, बट फ्लोरीन के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए, तो ये वाला एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। ना ही ये वाला एक्सिस प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये वाला एक्सिस से रोटेशन करूंगा मॉलिक्यूल को तो फ्लोरीन यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे जाना चाहिए। नाइट्रोजन तो भले एक दूसरे का प्लेस मतलब इन लोग अपना पोजीशन चेंज करेंगे ही नहीं, बट ये वाले फ्लोरीन को चेंज करने इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे कोई फ्लोरीन होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो इसलिए ये वाला एक्सिस भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक ही एक्सिस प्रेजेंट है जो कि वाई एक्सिस से जा रहा है, एक ही एक्सिस प्रेजेंट है जो कि वाई एक्सिस से जा रहा है। ये वाला वाई एक्सिस ये नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा ऐसे और ये फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा ऐसे। क्लियर? एक्सिस समझ में आ गया इसमें? उसके बाद फिर हम प्लेन्स पे जाएंगे। प्लेन्स में देखिए फिर से ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ना ही ये वाला प्लेन प्रेजेंट है। आपको सिर्फ एक प्लेन प्रेजेंट हो मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, C2 एक्सिस के, C2 एक्सिस के हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। ठीक है, C2 एक्सिस का हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। क्लियर? तो इसलिए C2H इसका पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट होगा तो। नहीं सर। कोई भी सा प्लेनर मॉलिक्यूल हो उसमें एक प्लेन डेफिनेटली प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये सभी प्लेनर मॉलिक्यूल्स की ही एग्जांपल है, सभी प्लेनर मॉलिक्यूल्स। तो ये सभी प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन प्रेजेंट होता ही है। तो वैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन अपने प्लेस को रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन अपने प्लेस को रिप्लेस करेगा और ये कार्बन अपने प्लेस को रिप्लेस करेगा। अगर मैं वाई एक्सिस से रोटेशन करता हूं, इसमें भी वाई एक्सिस से ही आपको एक्सिस देखने को मिलेगा। वाई एक्सिस से ही कार्बन कार्बन का प्लेस रिप्लेस करेगा ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्लेस रिप्लेस करेगा ऐसे, और क्लोरीन क्लोरीन का प्लेस रिप्लेस करेगा। ठीक है, C2 एक्सिस लगाएंगे तो सभी का 180 डिग्री पोजीशन से इंटरचेंज होता है। जब कभी भी हम लोग C2 एक्सिस लगाते हैं 180 डिग्री से इन लोग अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब जस्ट क्या बोलते हैं उसको, जस्ट डायगोनली अपोजिट चले जाते हैं। इन्वर्ट, ये क्लोरीन जो है डायगोनली अपोजिट चले जाए, हाँ जैसे इन्वर्जन सेंटर में होता है वैसे। ठीक, तो ये C2H पॉइंट ग्रुप हो गया। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बताइए। अच्छा चलिए एक वो पूछता हूं, जैसे फैन है, फैन के हैंडल के साथ अगर मैं बात करूं, जो कि नॉर्मल फैन होता है, तो नॉर्मल फैन के हैंडल के साथ अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप बताइएगा। नॉर्मल फैन है, इसके हैंडल के साथ इसका पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए? मैं इसका शेप बना दे रहा हूं, ठीक, तो इसका फैन है ऐसा, ये प्लेन में है, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ये इसका फैन है। चलिए बताइए तो इस नॉर्मल फैन का पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए विद हैंडल?
D3H C3 पे रहता है सर, C3। C3 बताइए C3। क्या? C3 बोल D3 रहे हैं, जी सर। D3 बोल रहे हैं। और कोई, और कोई बताइए। नॉर्मल फैन जैसा है ना ये, आप स्ट्रक्चर पे मत जाइए, मतलब नॉर्मल फैन जैसा दिखता है वैसे ही नॉर्मल फैन जो घर में रहता है ना, नॉर्मल फैन वैसी वाला। बताइए क्या हो सकता है इसका सर पॉइंट? D3 होगा क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस C3 है और एक C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है? मैं हैंडल के साथ पूछ रहा हूँ ना। देखिए कैसे, इसमें कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले एक्सिस पे जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होगा, यहां से होगा। तो इसके अलाउंग C3 एक्सिस प्रेजेंट है ना, ठीक है, प्रेजेंट है ना। यस ये वाला सर। फिन इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला फिन इसको, और ये वाला फिन इसको रिप्लेस करेगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला C3 एक्सिस, ठीक है, ये वाला C3 एक्सिस ऐसा करें, C3 एक्सिस, ठीक, ये ऐसे। इस वाले मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं इसके अलोंग C2 एक्सिस लेकर के जाता हूं, ये दोनों तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, बट ये वाला जो हैंडल है उसका नीचे की तरफ हैंडल तो नहीं है ना इसका, यहाँ पे नीचे की तरफ तो हैंडल नहीं है ना। जब ये इससे रोटेशन अगर मैं शो करूंगा तो ये वाला एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज करेगा, ये तो इसी एक्सिस में है तो फिर उसका कोई चेंज नहीं होने वाला। ये वाला जो हैंडल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। बट यहाँ पे तो कोई हैंडल नहीं है, मतलब नीचे की तरफ तो ऐसा कोई लाइन नहीं है ना। तो C2 एक्सिस होगा क्या इसमें? नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा सर। ठीक है ना, अगर C2 एक्सिस नहीं होगा तो इसका मतलब D से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है पॉइंट ग्रुप, तो D3 को कैंसिल करिए। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस सर। Yes, sir. ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है नहीं इस मॉलिक्यूल में, है ना। अब मतलब परपेंडिकुलर C2 तो प्रेजेंट है नहीं इस मॉलिक्यूल में। अब हम लोग किस में जाएंगे, प्लेन्स में जाएंगे। तो प्लेन्स में अगर हम लोग जाते हैं तो प्लेन्स को देखिए कौन सा प्लेन प्रेजेंट है इसमें, कोई प्लेन प्रेजेंट है भी क्या इस मॉलिक्यूल में? वर्टिकल। एक वर्टिकल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, 3 वर्टिकल प्लेन देखने को मिलेंगे जो तीनों फिन से होते हुए गुजरेंगे। फिन्स मतलब इसका जो पंखा है ना उससे होते हुए गुजरेगा। मतलब एक प्लेन ऐसा कटेगा जो हैंडल और एक फिन को काटेगा, दूसरा प्लेन ऐसा कटेगा जो एक हैंडल और दूसरे वाले फिन को काटेगा, और तीसरा प्लेन ऐसा होगा जो एक हैंडल और तीसरे वाले फिन को काटेगा। ठीक है, और ये दोनों फिन्स रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे। तो इसमें एक वर्टिकल 3 वर्टिकल प्लेन्स भी प्रेजेंट है, 3 वर्टिकल प्लेन्स भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C3b। ठीक है, अगर मैं इस पंखे का बोलूं कि पॉइंट ग्रुप बताइए हैंडल को छोड़ करके, हैंडल को छोड़िए, हैंडल को हटा दीजिए, सिर्फ पंखा ले लीजिए उसका फैन के साथ ऐसे, ये है, ये है और ये, ठीक है। अब बताइए इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, क्या ये D3H। C3b ही रहने वाले हैं कि कुछ? हाँ, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो D3H। जाएगा, D3H। D3H एग्जैक्टली, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली रिसेंबल कर रहा है BF3 मॉलिक्यूल से। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट ग्रुप पे। CN पॉइंट ग्रुप, CN पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, द मॉलिक्यूल दैट हैज ओनली CN एक्सिस। ठीक है, उसमें और कोई ना ही प्लेन प्रेजेंट होगा ना ही कुछ और प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ CN एक्सिस प्रेजेंट होगा। अच्छा, आइडेंटिटी को मैं इंक्लूड कर रहा हूं ना, कुछ और प्रेजेंट नहीं हो रहा है बोलने का मतलब आइडेंटिटी तो है ही उस मॉलिक्यूल में, बाकी उसको छोड़ करके बाकी सभी कोई भी सा और एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर कोई प्लेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ना ही इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा, ना ही वो क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो उन सभी को एलिमिनेट करता हूं मैं, मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है बोलने का मतलब उन सभी को एलिमिनेट करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़ करके बाकी सभी जो भी होते हैं उसको एलिमिनेट करता हूं। ठीक है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ CN एक्सिस प्रेजेंट होता है एज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वैसे टाइप के मॉलिक्यूल के लिए जो पॉइंट ग्रुप होगा वो CN होगा। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है H3PO4। ठीक, H3PO4 में देखिए, ये वाला H3PO4 में इसका शेप कैसा है, फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये पिरामिडल शेप में अरेंज्ड है। इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं क्या, कैसा है ये, समझ में आ रहा है यस इसका सर। स्ट्रक्चर yes sir कैसे दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनली समझ में आ रहा है क्या, बताइए।
यस सर। यस देखिए मैं सर आ बताता रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जैसे ये फास्फोरस है, ठीक है, ये फास्फोरस है, इसके जस्ट ऊपर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है ना वो ये है, ये जो ऑक्सीजन है वो ये है, और हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसके ऊपर की तरफ लगा हुआ है ऐसे टेढ़ा। जैसे कि लास्ट वाले केस में हम लोग ने बी HCl उसमें देखा था ना, इसमें ये वाले केस में, ये वाले में तो ये टेढ़ा लगा हुआ था, टेढ़ा लगा हुआ था थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब आप वी शेप को इमेजिन करिए, वी शेप कैसा दिखेगा, ये ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, वी शेप कैसा होगा, ऐसे, ठीक है, वी शेप ऐसे, क्योंकि लोन पेयर्स यहाँ पे हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है जिसकी वजह से वी शेप रहता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा वी शेप, वैसे इसमें भी होगा वी शेप, वैसे इसमें भी होगा वी शेप। तो जब मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे ऐसे करके, तो C3 एक्सिस इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिप्लेस करने वाला है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इस मॉलिक्यूल में, इस बेसिस पे इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा कोई भी से एक्सिस प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों कोई भी सा एक्सिस, मतलब इसके अलावा कोई भी सा प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए अगर मैं यहां पे से ऐसे प्लेन लगाता हूं ऐसे, ठीक, तो ऑक्सीजन तो कट जाएगा, फास्फोरस भी कट जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी कट जाएगा। अब इसको रिफ्लेक्ट करने वाला कोई तो चाहिए यहाँ पे, जो कि है नहीं। ये वाला ऑक्सीजन, अब देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाला ऑक्सीजन तो है, बट ये वाला हाइड्रोजन क्या है, ये सामने की तरफ है इसका मुंह, और इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ है और ये सामने की तरफ है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन भी इसको वो नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें प्लेन प्रेजेंट ही नहीं है। वैसे ही तीन टाइप का अगर आप देखना चाहेंगे तो तीनों में कोई भी सा प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इसमें प्लेन प्रेजेंट है, ना ही बाकी सारी चीजें प्रेजेंट है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है। CN एक्सिस प्रेजेंट है और आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो पॉइंट ग्रुप होता है, हाँ हाइड्रोजन तो प्लेन से बाहर आ जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाइड्रोजन प्लेन से बाहर ही आ जा रहा है, प्लेन से बाहर आ जा रहा है और ये प्लेन के पीछे चले जा रहा है। ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के पीछे जा रहा है और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर आ रहा है। वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी प्लेन के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए इसको पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CN। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सिस प्रेजेंट होता है, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो उसके एक्सिस के बेसिस पे डिसाइड होता है, जो कि CN रहेगा, ठीक है। इसमें C3 एक्सिस है तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C3 होगा। वैसे ही फॉस्फीन, फॉस्फीन का मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फीन में भी क्या है, पी और फिनाइल का 3 रिंग, पी फिनाइल का 3 रिंग, तो इसमें भी C3 एक्सिस बस प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे से जाएगा, Y एक्सिस से जाएगा, यहाँ पे से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे से जाएगा, जो कि मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट। ये जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग बस इंटरचेंज करेंगे अपना पोजीशन, इसके अलावा कोई भी सा सिमेट्री एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप होगा C3, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनका याद रख लीजिएगा, ठीक। अब ये एक नॉर्मल सा मॉलिक्यूल है। अब ऐसे शेप कोई एकदम जाने पहचाने मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, और कोई भी सा मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है। अब इसमें पूछा जाएगा कि पॉइंट ग्रुप बताइए कि क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका पॉइंट ग्रुप, बताइए। क्या इसका पॉइंट ग्रुप C3 ही होना चाहिए? हाँ सर C3 ही लगेगा। खुद से एक बार देख C3 करके बताइए, C3 ही होना ध्यान से चाहिए। एक बार देखिए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एकदम ध्यान से देखिए, बताइए फिर C3 होना चाहिए क्या, ध्यान से देख करके। C2 भी होगा। सर जब C2 एक्सिस के लॉन्ग बताइए। रोटेशन होगा तो C2 एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा तो उसका पॉइंट ग्रुप C3 नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। सर Y एक्सिस के क्लोरीन तो सर अबव द लगा प्लेन सकते चला जाएगा और बिलो द प्लेन चला जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, Y, X और Z इन तीनों ही एक्सिस में से कौन से एक्सिस में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है? X, Y और Z में। सर Y Y एक्सिस से क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है? Y एक्सिस नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा वाला एक्सिस,
यस ठीक सर। है, वाई एक्सिस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल को। ये फास्फोरस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये फास्फोरस है और ये फास्फोरस है। आपने फास्फोरस को डेफिनेटली देखा होगा, इसलिए आप फास्फोरस के बेसिस पे, आप वाई एक्सिस के बेसिस पे ये C3 एक्सिस बोल रहे होंगे, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन को रिप्लेस कर रहा होगा और फास्फोरस फास्फोरस को रिप्लेस कर रहा होगा। बट आप शायद इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, ये जो फ्लोरीन है वो सामने की तरफ लगा हुआ है और इसमें फ्लोरीन पीछे की तरफ लगा हुआ है। वैसे ये वाला क्लोरीन पीछे की तरफ लगा हुआ है और ये वाला क्लोरीन सामने की तरफ लगा हुआ है। और सर एक और साथ चीज साथ है, ये भी कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। तो बताइए C3 पॉसिबल है वाई एक्सिस से? इसमें नहीं, नहीं है पॉसिबल। इन केस अगर मैं यहाँ पे, बताइए, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इन केस अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर फ्लोरीन लगा देता क्लोरीन की जगह, तो बताइए तब पॉसिबल था क्या C3? यस सर, तब पॉसिबल हो जाता C3? जी सर। यस सर, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता C3, ठीक है, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता C3। क्यों नहीं हो पाता? हाँ क्योंकि ये वाला फ्लोरीन ये वाले फ्लोरीन को तो रिप्लेस कर देता, ये वाला क्लोरीन ये वाले क्लोरीन को तो रिप्लेस कर देता, बट ये वाला क्लोरीन जो कि सामने में है वो किसको रिप्लेस करने वाला था? ये फ्लोरीन को रिप्लेस करने वाला था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सर क्लोरीन तो एबव द प्लेन चला जाएगा ना। हाँ, ये नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग वाई एक्सिस से रोटेशन कर रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस से रोटेशन कर रहे हैं तो फिर ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसी में ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेशन शो कर रहा है। इसका किसी भी तरीके से आउट ऑफ द प्लेन जा ही नहीं रहा ये मॉलिक्यूल इसी में रोटेशन शो करेगा। तो जो सामने में है वो तो सामने में ही रहेंगे, है ना? यस सर, क्या बोल रहा हूं मैं? जो सामने में है वो तो सामने में ही रहेगा, ठीक है। सर ये गोल घूम रहा है, पलट नहीं रहा है इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली, ये गोल घूम रहा है, पलट नहीं रहा है, ये गोल घूम रहा है। आप देखिए यहाँ पे से अगर इसको इसको मैं पेन को इंसर्ट कर देता हूँ इसको और इसको घुमाता हूं तो फिर ये घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, ये गोल गोल बस घूमेगा, ये पलट नहीं रहा है ऐसे करके। जब पलटेगा यस सर। तभी वेज वाला डैश में जाएगा, डैश वाला वेज में जाएगा, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोरीन डालने पे भी इसमें C3 एक्सिस नहीं आएगा। C3 एक्सिस तब आएगा जब यहाँ पे फ्लोरीन करेंगे आप और यहाँ पे क्लोरीन करेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन करेंगे और यहाँ पे फ्लोरीन करेंगे, तब जाकर के इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस देखने को मिलेगा आपको। बट ये मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। मॉलिक्यूल कैसा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन है। C3 का आने का तो बात ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन पहले से ही है, ठीक है। वेज डैश का पोजीशन तो बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो क्लोरीन है तो फिर दोनों ही क्लोरीन है, तो फिर C3 से रोटेशन करेंगे तो फिर C3 फ्लोरीन वाला रिप्लेस करने वाला कोई है ही नहीं, फ्लोरीन यहाँ पे तो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो C3 एक्सिस तो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ग्रुप गलत लिखा हुआ C2 होगा, होगा क्या ना सर? बताइए अब इसका पॉइंट? C2, हाँ, इसका पॉइंट ग्रुप C2 होगा एग्जैक्टली C2 होगा। और वो प्लेन कहाँ, वो एक्सिस कहाँ से जाएगा बताइए? जेड एक्सिस के लॉन्ग। कौन सा? हाँ एग्जैक्टली, इसका Z एक्सिस के अलोंग, Z एक्सिस के अलोंग क्या जाएगा? C2 जाएगा। Z एक्सिस के अलोंग अगर C2 जाता है तो ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस, ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा? ये वाले फ्लोरीन को रिप्लेस, क्योंकि अब क्या कर रहा हूं, मॉलिक्यूल को पलट रहा हूं मैं, पलट रहा हूं तो ये वाला फास्फोरस यहाँ पे जाने वाला है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे जाने वाला है। फास्फोरस तो और नाइट्रोजन तो अपने प्लेस में रहेंगे ये दोनों। ये क्लोरीन सामने की तरफ चला जाएगा जो कि पहले पीछे की तरफ था, और ये जो फ्लोरीन जो सामने में है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है। C2 एक्सिस के अलावा कोई दूसरा प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C2 होगा, C3 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आया क्या? आप देख सकते हैं, फिर प्लेन वगैरह भी लगा करके देख सकते हैं, आराम से मॉलिक्यूल को देखिएगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूं। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट ग्रुप, DN पॉइंट ग्रुप। DN पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होगा और क्या होता है, उसका सब्सिडियरी एक्सिस परपेंडिकुलरली C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। C2 एक्सिस एज अ सब्सिडियरी एक्सिस परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आते हैं इसके एग्जांपल्स पे।
द मॉलिक्यूल दैट हैज CN एक्सिस एंड n नंबर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसका पॉइंट ग्रुप होगा DN पॉइंट ग्रुप। सच मॉलिक्यूल शो DN पॉइंट ग्रुप। और एग्जांपल्स हैं इसके ये सभी, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके, वो सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसको और थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका 3D डायग्राम भी बनाया गया है। इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली रोटेशन करने से ही पता चलेगा कि कैसे कौन कौन से एक्सेस प्रेजेंट है इसमें, ठीक। तो ये वाला मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल में C2 एंड ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इथिलीन डायमीन का, ठीक है, Cu En2 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? डाईएमीन कॉपर सेकेंड आयन। इसमें नाम होता है, बिस से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, बिस, बिस, इथिलीन, इथिलीन डायमीन, बिस इथिलीन डायमीन। फिर चुपरेट नहीं आएगा ना, इसमें चुपरेट क्यों नहीं आएगा? जब नेगेटिव रहता है तब उसका 8 वेट लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉपर, कॉपर 2 आयन, ठीक है, ये इसका नाम, बिस इथिलीन डायमीन कॉपर 2 आयन। बिस इथिलीन डायमीन कॉपर 2 आयन का जो सिमेट्री एलिमेंट्स होगा वो क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहली बात तो यहां पे से इसका C2 जाएगा, ठीक है, C2 जाएगा। इसका 3D डायग्राम भी ऐसा है, देख लीजिए। ये थोड़ा टेट्राहेड्रल शेप में है। टेट्राहेड्रल शेप में मतलब ये आगे पीछे की तरफ और इन लोग प्लेन में है, ठीक है, इन लोग आगे पीछे की तरफ और इन लोग प्लेन में है। तो यहाँ पे से एक C2 एक्सिस जाता है, ठीक, यहाँ पे से एक C2 एक्सिस जाता है, वैसे ही Y एक्सिस से भी एक C2 एक्सिस जाता है और Z एक्सिस से भी एक C2 एक्सिस जाता है, ठीक है। टोटल 3 C2 एक्सिस जाते हैं। अब टोटल 3 C2 एक्सिस जा रहे हैं, तो उनमें से कोई भी से एक C2 एक्सिस को आप प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हो। एक C2 एक्सिस Z वाला प्रिंसिपल एक्सिस मान ले रहा हूं, तो बाकी जो दो बच गए, जो दो C2 एक्सिस बच गए, वो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सब्सिडरी C2 एक्सिस मानेंगे, ठीक है। ये भी ये वाला फॉर्मूला वो वाले लॉ को वो फॉलो कर रहा है ना, जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है और अगर एक भी C2 एक्सिस मिल गया उसका मतलब वो n नंबर ऑफ C2 एक्सिस के बराबर होता है। तो इसमें भी देखिए, एक C2 एक्सिस एज अ प्रिंसिपल एक्सिस था और जो बाकी एक और C2 मिल गया मुझे, तो वो जो एक और नंबर ऑफ C2 होगा उसका मतलब ये होगा कि वो n नंबर ऑफ C2 एक्सिस और प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एज अ C2 मिला मुझे, उसके अलावा एक और C2 मिल गया। तो अगर एक और C2 मिल गया है मेरे पास, तो इसका मतलब सिर्फ वही पर C2 प्रेजेंट नहीं है, n नंबर ऑफ C2 और प्रेजेंट है, तो मतलब 2 C2 प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मतलब फॉलो कर रहा है। तो ये वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है। टोटल 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है, उसमें से एक C2 एक्सिस को आप प्रिंसिपल मानेंगे, बाकी दो को सब्सिडरी मानेंगे, तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D2, ठीक है। एक्चुअल में ये सभी जो डायग्राम्स हैं उसको आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा उसका, कि किस तरीके से इसका मतलब, ये कैमड्रॉ वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें से देखने को मिलता है, ठीक। वैसे ही इसका, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए तो। हालांकि नाम से हम लोगों को अभी फिलहाल लेना देना नहीं है, बट फिर भी पूछ रहा हूँ। ट्रेस सर, ट्रेस, एथिलीन एथिलीन कोबाल्ट 2 सेकेंड आयन। डायमीन कोबाल्ट 2 आयन, हाँ, ट्रेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 2 आयन। इसका जो शेप रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल शेप में रहता है ये, मतलब ऑक्टाहेड्रल टाइप का ज्योमेट्री रहता है इसका। बट इसमें आपको एक जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों को वो देख, कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर रहता है, कैमड्रॉ, कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा इसका, मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है उसका। अच्छा, ऑनलाइन भी आप मॉलिक्यूल का नाम सर्च करके डायरेक्टली उसके C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस को देख सकते हैं। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वीडियो भी भेजूंगा, जैसे स्टैगर्ड इथेन के लिए वीडियो भी सेंड करूंगा आपको, उसके उसमें डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स शो किए गए हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, बाकी एक वीडियो भी सेंड करूंगा, उसमें आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। सर तो ये वाले मॉलिक्यूल में, हाँ बोलिए। एक्लिप्ड एथेन जो है BF3 जैसे दिखता है ना? BF3 जैसा तो दिखेगा, एग्जैक्टली BF3 जैसा तो दिखेगा, बट
हाँ BF3 जैसा ही दिखेगा, आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन रहेगा सेम सेम उसका भी कवर हो पॉइंट जाएगा। D3H ही होता है, सेम ही हो जाएगा, D3H ही हो जाएगा उसका भी पॉइंट। ठीक है, चलिए ये वाला मॉलिक्यूल देखिए। इस वाले मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेसिस पर, मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको। तो देखिए इसमें ना सामने की तरफ ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कोबाल्ट रहता है बीच में, सामने की तरफ नाइट्रोजन, पीछे की तरफ, इसको हम लोग ऐसे शेप, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना देंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, यहाँ पे NH लिख देंगे, यहाँ पे NH लिख देंगे, इथिलीन डायमीन NH, NH ऐसे, और ये NH और ये NH ऐसे ही लिख देते हैं ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसका ये जो लिखने का मतलब रहता है वो एक्चुअल में ऐसा रहता है। ठीक, तो आप देखिए थोड़ा सा C2 एक्सिस कहां पे से, ये यहाँ पे से ना C2 एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे से ऐसे C2 एक्सिस जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप को रिप्लेस करेगा, ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप को रिप्लेस करेगा, ऐसे करके इंटरचेंज हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे ये वाला जो है इसको रिप्लेस करेगा, और ये वाला जो है वो इसको रिप्लेस करेगा, और ये वाला कंप्लीट ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से C2 एक्सिस ऐसे देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक C2 एक्सिस दिखा रहा हूं फिलहाल, फिर उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसके अलावा एक C3 एक्सिस भी प्रेजेंट होता है इसमें। C3 एक्सिस में देखिए मॉलिक्यूल को, ये जैसे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल रहता ना, वैसे ही इसको जैसे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में मैंने बताया था, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में हमने जैसे देखा था C3, कल का याद है क्या, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल कैसे C3 देखे थे हम लोग। सर वाई एक्सिस के अलावा मॉलिक्यूल की बस, हाँ ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, इससे तो अग्री कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, अब इसका ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में ना 3 बॉन्ड्स को सामने की तरफ आपकी तरफ कर दे रहा हूं ऐसे, और 3 बॉन्ड्स को मेरी तरफ कर दे रहा हूं ऐसे, तो यहां पे से एक C3 एक्सिस देखने को मिलेगा आपको। ऐसे दिखा, यस सर। मतलब वो एक्सिस कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है ऐसे, यहां पे से निकल करके आ रहा है, तो वो ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, ऐसे समझ में आया, ये C3। तो वैसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में भी वैसे ही C3 रहेगा। ठीक, ये वाले मॉलिक्यूल में वैसे ही C3 रहेगा। हाँ बोलिए। सर वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना सर ये। हाँ ये Y एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग। ठीक, ये जो फिगर बनाया गया है ये भी कैमड्रॉ से ही लिया गया है यार। तो ये C3 मिल गया और वैसे ही एक C2 मिल गया, तो कितने नंबर ऑफ C2 रहेंगे, 3 नंबर ऑफ C2 रहेंगे उसमें, इस मॉलिक्यूल में, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस C3 के। तो इसके अलावा और कोई भी से प्लेन वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें, तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3। और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑक्सलेट के मॉलिक्यूल्स हैं, बाइपेरिडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी वैसे ही D3 पॉइंट ग्रुप रहता है, इसमें 3 C2 ऐसा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आते हैं DNH पॉइंट ग्रुप में। DNH पॉइंट ग्रुप में BF3 मॉलिक्यूल होता है, BF3 मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है, DNH। ठीक है, D3H पॉइंट ग्रुप होता है। इसमें क्या रहेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, n नंबर ऑफ C2 एक्सिस रहेंगे, सिग्मा V रहेगा और सिग्मा H रहेगा। ठीक है, सिग्मा H रहता है, सिग्मा V तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सिग्मा H रहता है इसमें। तो सिग्मा मेन पॉइंट, मेन जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये रहना चाहिए, एक ये रहना चाहिए और एक ये रहना चाहिए। अगर ये तीनों किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो DNH से स्टार्ट करेंगे हम, मतलब DNH रहेगा उसका पॉइंट ग्रुप। तो ये वाला BF3 मॉलिक्यूल में देखिए कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है। C3Z, C3Z समझ में आ रहा है क्या, ये ऊपर से जाएगा, C3 रहेगा इसमें। ठीक है, C2 एक्सिस हमने डिस्कस किया था, एक यहां से था, एक यहां से था और एक यहां से था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रिंसिपल एक्सिस देखने को मिला हम लोगों को, और इसका सब्सिडियरी एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है C2 वो देखने को मिला। तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से, D से स्टार्ट हुआ। इसके प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर क्या है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर क्या है, D3, तो इसलिए D3 लिख दिए। और इस मॉलिक्यूल में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को मिलेगा इसलिए H।
तो D3H इसका पॉइंट, ठीक है। सर हाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हाँ C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो और हॉरिजॉन्टल दिख गया तो हाँ। वर्टिकल भी होगा नहीं? नहीं, ये वर्टिकल नहीं होगा। ये वर्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग देखना है हम लोगों को। इसको C2 के अलोंग मत देखिए आप, ठीक है। ये वाला जो प्लेन लग रहा है उसको C2 के अलोंग मत देखिए, इसको आप किसके अलोंग देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग देखिए। उसके बेसिस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए और कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले को अच्छा ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल में D6H हो जाएगा पॉइंट ग्रुप, ठीक है। वैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे सभी की जगह क्लोरीन ही लगा हुआ है, तो हाँ ये वाले मॉलिक्यूल में आपको D3 देखने को मिलेगा। D3 के अलावा सिग्मा B भी देखने को मिलेगा और सिग्मा H भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए D3H है इसका पॉइंट ग्रुप, D3H है इसका पॉइंट ग्रुप, ठीक है। और फिर आगे ये कौन सा इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन मॉलिक्यूल में D2H होता है पॉइंट ग्रुप। समझ में आ रहा है कि इसको समझाऊं, बताइए एक बार। बेंजीन का समझ में आ गया होगा, बेंजीन का कैसे समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे से y एक्सिस के अलोंग आपको C6 देखने को मिलेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको, मतलब 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिल गया, समझ में आया? इसके अलावा आप Yes, देखिए C2 प्रेजेंट है क्या इसमें? हाँ बोलिए। यस सर प्रेजेंट है। इसके अलावा C2 देखिए प्रेजेंट है क्या? ये देखिए C2 प्रेजेंट है, ये C2 प्रेजेंट है, C2 present. ये C2 प्रेजेंट है, ठीक है। C2 प्रेजेंट है ना? अब C2 Yes, sir. प्रेजेंट है तो ये C2 प्रेजेंट है तो इसका पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से, ठीक है। और कितना प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? 6 है, तो फिर 6 D6। और हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जैक्टली प्रेजेंट है, तो D6H हो जाएगा पॉइंट ग्रुप, ठीक है। वैसे ही फिर नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखिए, सिक्स वर्टिकल ये वही प्लेन वाला है मॉलिक्यूल है। हाँ क्या बोले? हाँ इसमें वर्टिकल प्लेन भी ये प्रेजेंट है, सिक्स वर्टिकल बिल्कुल प्लेन सही है बोल रहे हैं। उसको। हाँ उसको वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है बिल्कुल, बट वर्टिकल प्लेन का प्रायोरिटी नहीं होता ना ज्यादा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का सबसे ज्यादा होता है, फिर डायहेड्रल का होता है, फिर वर्टिकल का होता है। तो इन तीनों में से हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल का प्रायोरिटी लेते हुए चलेंगे, D6H लिखेंगे, D6V नहीं लिख सकते, ठीक है। D6V नहीं लिखेंगे, पॉइंट ग्रुप में D6H वर्टिकल लिखेंगे। को मेंशन नहीं करना है फिर। ना पॉइंट ग्रुप में वर्टिकल को मेंशन ही नहीं करना है, सर अगर ठीक वर्टिकल है। हो लेकिन जी। हॉरिजॉन्टल ना हो तो? वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल ना हो तो यस सर। जैसे देखिए उस केस में CNV होता है ना सर, CNV। D एंड D हो जाएगा उस, मतलब D अगर मान लीजिए ये वाले मॉलिक्यूल है उसमें हॉरिजॉन्टल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल होता, तो जो भी वर्टिकल होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं, तो D6D इसका पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है। यस सर सर। ये वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस का लॉन्ग है। वर्टिकल, अब देखिए वर्टिकल दो प्लेन से मतलब प्लेन जो रहते हैं वो दो प्लेन से दो एक्सिस से मिलकर के बनता है, तो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये सभी के सभी वर्टिकल प्लेन। कौन कौन से एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? इसमें सबसे पहला ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो प्लेन रहेगा वो कौन सा एक्सिस रहेगा? Z और Y एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन लगेगा वो ZY एक्सिस से लगता है, क्लियर है? वैसे जी। ही ये वाला जो प्लेन रहेगा, ये वाला जो प्लेन लगेगा, जी ऐसे, ये वाला जो प्लेन लगेगा वो कौन कौन से एक्सिस के अलोंग लग रहा है? इसमें Z एक्सिस भी इन्वॉल्व है, Z, इसमें क्या है? ये वाला प्लेन, इसमें Y एक्सिस
एक्स एक्सिस का भी है, मतलब हाफ वाला पोर्शन एक्स एक्सिस का है और जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है। मतलब ये किस किस के बीच में है? अब वाई एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसमें एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का जो प्लेन रहता है ना, वो वाला प्लेन इन्वॉल्व है। ठीक है, हम लोग कौन कौन सा, एक जेड एक्सिस ऊपर वाले लिए थे और एक्स एक्सिस ये वाला लिए थे। तो ये वाला जो प्लेन जा रहा है वो किसके बीच में जा रहा है? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जा रहा है। और किससे पैरेलल है? ये वाई एक्सिस के पैरेलल में है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? ये सिग्मा एक्स जेड हो जाएगा, ये वाला प्लेन। ठीक है, एग्जैक्टली सिग्मा एक्स जेड नहीं होगा, बट क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है तो फिर एक्स और जेड प्लेन इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई भी से दो प्लेन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, मतलब कोई भी से दो एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए। वैसे ही ये वाला प्लेन है। ठीक है, तीन प्लेन्स हो गए और चौथा प्लेन कहां से जाएगा? यहां पे से जाएगा। वैसे ही पांचवा वाला यहां से जाएगा और छठवा वाला यहां से जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ओके सर। चलिए ये हो गया, ये एक्सिस का हो गया, मतलब ये सभी वर्टिकल प्लेन्स हो गए और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग किसमें यूज करेंगे? पॉइंट ग्रुप में यूज करेंगे। D6H इसका पॉइंट ग्रुप होगा। वैसे ही इसमें, इस वाले मॉलिक्यूल में आपको यहां पे से C3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे से C3 देखने को मिल जाएगा। C3 एक्सिस में ये सभी क्लोरीन क्लोरीन ही है सभी के सभी। तो C3 एक्सिस के बेसिस पे फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इन सभी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये प्लेन्स लग सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वर्टिकल प्लेन्स भी लग सकता है और साथ में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी लग सकता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए लग पा रहा है इस मॉलिक्यूल में क्योंकि ये सभी के सभी क्लोरीन क्लोरीन है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सभी क्या है? क्लोरीन क्लोरीन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन लग पा रहा है इस मॉलिक्यूल में। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3H। आगे बढ़ते हैं, इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है सर फिर। क्या चीज, क्या चीज देखने की जरूरत नहीं है इसमें? यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है तो वो हाँ हाँ हाँ, तो वर्टिकल प्लेन्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप निकलेगा। वही चीज मैं बता रहा था आपको, वो जो टेबल है ना, वो टेबल के बेसिस पे अगर आप जाओगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप डायरेक्टली उसको पॉइंट ग्रुप, क्या स्टेप्स बताया? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में C2 एक्सिस परपेंडिकुलर कोई है क्या, उसको देख लीजिए। ये दोनों देखने के बाद आपको पता चल जाएगा C से स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लेन्स को देखिए, प्लेन्स में अगर हॉरिजॉन्टल मिल गया तो हॉरिजॉन्टल फिक्स करिए और मार्क करिए अपना आंसर। ठीक है, बाकी लोगों, बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, इन सभी के लिए तो पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर देखने से ही कि हाँ ये टेट्राहेड्रल है तो इसका पॉइंट ग्रुप TD होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो पॉइंट ग्रुप OH होगा। वैसे ही लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए D इंफिनिटी H या फिर C इंफिनिटी V कैसे पता चल जाएगा? मॉलिक्यूल को लीनियर होना जरूरी है, तो आपका दिमाग पहले उसी में जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप पता चल जाता है। बहुत हार्ड नहीं होता इसको आइडेंटिफाई करना, मतलब जिस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है ना उतना हार्ड नहीं होता, डायरेक्टली देखने से पता चलेगा। ठीक है, तो ये इथीन का मॉलिक्यूल हो गया, इथीन का मॉलिक्यूल D2H पॉइंट ग्रुप का। वैसे ही इसका बोरेन का देखिए, ऐसे इसमें हाइड्रो वो कौन सा बनाना बॉन्डिंग होता है, तो बनाना बॉन्डिंग ब्रिज वाला हाइड्रोजन रहता है इसमें, और दो हाइड्रोजन सामने की तरफ, दो हाइड्रोजन सामने की तरफ और दो हाइड्रोजन पीछे की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो इस सेंटर से अगर देखा जाए, इस सेंटर से एक C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा जो कि ये दोनों बोरॉन को रिप्लेस करेगा एक दूसरे की पोजीशन से, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक दूसरे की पोजीशन से, और ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन को अपने पोजीशन से रिप्लेस करेगा अगर मैं वाई एक्सिस से लगाता हूं तो। ठीक है, बताइए और कोई एक्सिस है क्या जिससे मैं वो C2 एक्सिस लगा सकता हूँ इसमें? और कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में? यस सर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस मॉलिक्यूल में, मतलब ये 3 डायमेंशनल इमेज है इसका मॉलिक्यूल का। तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस से भी आपको C2 एक्सिस देखने को मिलेगा, जेड एक्सिस से भी देखने को मिलेगा और एक्स एक्सिस से भी देखने को मिलेगा। तो
एक तो प्रिंसिपल एक्सिस में कंसिडर कर लीजिए, बाकी दोनों को सब्सिडियरी एक्सिस में कंसिडर कर लीजिए। क्लियर? तो मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा डी से और ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा 2, तो D2, और कोई भी से एक एक्सिस को मतलब y एक्सिस को अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, y एक्सिस को मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई है क्या प्लेन? देखिए सर y एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई प्लेन प्रेजेंट है क्या? है सर। है ना? तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन प्रेजेंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ पे से अगर मेरा y एक्सिस के अलोंग जो भी वो एक्सिस लगा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सा एक्सिस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले सकता हूँ ना, क्योंकि हर एक एक्सिस में C2 ही आ रहा है, तो ये y एक्सिस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, तो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लगा देता हूँ जो कि ये सभी मॉलिक्यूल्स को काटता हुआ जाएगा एटम्स को, मतलब इसको कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, बाकी ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे। आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी देख सकते थे, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? ये वाला होता है। ठीक, तो ये दोनों एटम बस करते हैं, इन दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं, इन लोग आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एच हो जाता। वैसे ही जेड एक्सिस के अलोंग भी देख सकते थे, जेड एक्सिस ये वाला है, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो सकता था, और जेड एक्सिस के अलोंग प्लेन जो लगता वो ये वाला लगता, तो ये वाला प्लेन लगता, तो ये एटम कटता, ये वाला भी 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 कटता, तो कौन कौन से? ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं बस। तो सभी केसेस में इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है वो D2H था। ठीक, बाकी अब और भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आप खुद से देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, इनकेस किसी मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैं जितना भी पॉइंट ग्रुप्स है उसको डिस्कस कर देता हूँ आज। DND बच गया है, अच्छा S2N भी बचा ही हुआ है, 2 बस और पॉइंट ग्रुप बचे हुए हैं, इसको डिस्कस कर ले क्या आज ही खत्म करें? Yes, sir. जितने भी पॉइंट ग्रुप्स हैं, तो DND एक पॉइंट ग्रुप है। हाँ, तो DND पॉइंट ग्रुप है। DND पॉइंट ग्रुप किसमें आता है? द मॉलिक्यूल दैट हैज CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री और n नंबर ऑफ C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा, तभी जाकर के D से स्टार्ट होता है पॉइंट ग्रुप, मतलब n नंबर ऑफ C2 एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तब जाकर के स्टार्ट होगा D से पॉइंट ग्रुप। ठीक है, और कोई डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट होगा। अब ये डाइहेड्रल प्लेन वाला जब केस आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में ही डाइहेड्रल प्लेन देखने को मिलते हैं, और देखने को नहीं मिलता कहीं पे भी। ठीक है, स्टैगर्ड मॉलिक्यूल के केस में ही आपको डाइहेड्रल प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक, हाँ, स्टैगर्ड इथेन इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। स्टैगर्ड इथेन में आपको देखने को मिलेगा एक प्रिंसिपल एक्सिस देखने को मिलता है, यहाँ पे से जाता है। ठीक है, C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। मैं स्टैगर्ड इथेन अभी भी बनाया था। हाँ देखिए, स्टैगर्ड इथेन में अभी अभी आपको C3 एक्सिस दिखाया था, ये वाला C3 एक्सिस। दिखा? दिख रहा है? ये सभी एक दूसरे के पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं, वैसे ही ये सभी भी एक दूसरे के पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं। फिर से दिखा रहा हूं, दिख गया C3 एक्सिस? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। फिर से एक बार लास्ट बार दिखा रहा हूं C3, देखिए ध्यान से। मिल गया C3? ठीक है, हो गया, एक C3 मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो सब्सिडियरी एक्सिस देखेंगे जो कि परपेंडिकुलर हो C3 एक्सिस के। C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला हो सकता है और ये वाला डायरेक्शन से हो सकता है। तो देखिए, अब मैं C2 एक्सिस दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा रख रहा हूं मॉलिक्यूल को। अब C2 एक्सिस ना यहीं से जाएगा, ये पूरा डायरेक्शन है, इसी से जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहां से आया ना, तो परपेंडिकुलर C2 कहां से जाएगा? यहां से। मतलब अगर मुझे पॉइंट ग्रुप को D से स्टार्ट करना है तो परपेंडिकुलर C2 देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर C2 यहीं से जाएगा बॉन्ड के बीच से। ठीक है, तो देखिए C2 दिखा रहा हूं ना यहां से, क्या हो रहा है उसको भी देखिए। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले प्लेस में आएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन कहां पे आएगा? ये वाले प्लेस में आएगा। ये वाला हाइड्रोजन ये वाले प्लेस में आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले प्लेस में आएगा। ठीक है, फिर से देखिए,
आया, आ गया ना? फिर से देखिए एक लास्ट बार, इसी को बस पोजीशन देख लीजिए, बाकी लोगों का पोजीशन वैसे ही आता है, मेरा यकीन करिए। अब ये दोनों को बस देख लीजिए, ये दोनों को ना, ठीक है। C2 हो गया, मिल गया, मिल गया ना C2? हाँ, तो हमारा लॉ क्या बोलता है, एक C3 अगर प्रेजेंट है और उसके अलावा एक और C2 मिल गया जो कि परपेंडिकुलर है C3 के, तो इसका मतलब 3 C2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, हो गया जो वाला बात। तो इसका मतलब पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से। ठीक है, क्लियर? पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D से, और D के नीचे में कौन सा आएगा, D3 आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस D3। अब आप देखिए प्लेन पे आते हैं आप। हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा हो सकता है? प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर वाला प्लेन ही हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, या तो ये वाला प्लेन होना चाहिए, है ना, यही वाला प्लेन बस हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वाला प्लेन है क्या इसमें? देखिए, अगर मैं यहाँ पे से प्लेन लगाता हूं तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए था, बट है क्या? नहीं है। यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ चाहिए था, है क्या? नहीं है। यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए था, है क्या? नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो जो भी वर्टिकल प्लेन होगा वही डाइहेड्रल प्लेन होगा। तो वर्टिकल प्लेन को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। कटेगा कौन कौन कटने वाले हैं इस प्लेन से? ये वाला एटम कटेगा, ये वाला एटम कटेगा, ये वाला एटम कटेगा। ये तीनों ही एटम कटते हुए जाएंगे ऐसे। ये दोनों रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, मतलब रिफ्लेक्शन शो करेंगे। और ये वाला, अच्छा सॉरी, ये कौन कट रहा है? 1 2 3 और ये 4, चौथा वाला, ठीक है। ये सभी कटते हुए जाएंगे ऐसे। कौन रिफ्लेक्शन शो करेगा? 1 2, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन दिख गया आपको, मतलब ये डाइहेड्रल प्लेन दिख गया। मतलब सिग्मा एच नहीं है तो जो भी वर्टिकल प्लेन होगा वो डाइहेड्रल प्लेन कहलाएगा। तो एक प्लेन यहाँ पे से देखने को मिला, वैसे ही एक प्लेन यहाँ पे से देखने को मिलेगा और एक प्लेन यहाँ पे से देखने को मिलेगा। टोटल 3 डाइहेड्रल प्लेन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक C3 देखने को मिल गया और एक वर्टिकल प्लेन देखने को मिल गया आपको, तो इसका मतलब तीन वर्टिकल प्लेन होते हैं। तो वैसे ही डाइहेड्रल, अब हॉरिजॉन्टल जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा वही डाइहेड्रल प्लेन कहला जाता है। तो ये जो प्लेन है वो तो है तो वर्टिकल प्लेन ही, बट इसको हम लोग डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे। क्यों डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे? क्योंकि ये जो C2 एक्सिस रहता है ना, उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है और इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो प्लेन्स रहेगा वो डाइहेड्रल प्लेन कहलाएगा और इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3। ठीक है। डी कौन से केस में आता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैगर्ड इथेन में ही आएंगे और किसी में नहीं आता डी। ठीक है, तो डी के लिए एकदम चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे ही अब देखिए, स्टैगर्ड फेरोसीन है, स्टैगर्ड फेरोसीन के मॉलिक्यूल में जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D5D होता है। और D5D कैसे रहेगा? इसमें नीचे की तरफ 5 कार्बन रहेंगे और 5 हाइड्रोजन, और वैसे ही नीचे की तरफ 5 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। इन लोग स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म बोलने का मतलब जहां जहां पे गैप रहता है ना, ऊपर की तरफ कार्बन कार्बन के बॉन्ड का जो गैप रहता है, वहीं पे नीचे की तरफ कार्बन रहता है, तो वही स्टैगर्ड फॉर्म है उसका। ठीक है, स्टैगर्ड फेरोसीन है, इसका पॉइंट ग्रुप होता है D5D। वैसे अलीन मॉलिक्यूल है। अब इसके लिए भी मैं एक वीडियो सेंड कर दूंगा, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स काफी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D2D रहेगा। अब D2D कैसे रहेगा? इसमें देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल, अब ये डबल बॉन्ड रहता है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे पीछे की तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे सामने की तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लेन्स में हाइड्रोजन। 2 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो फिर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह जाता है ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो फिर मॉलिक्यूल प्लेनर रहता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि ये वाला मॉलिक्यूल, अच्छा बताइए, तो ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। खैर वो सब बात की बात है। और फिलहाल इसमें देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल ना प्लेनर नहीं है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे से C2 एक्सिस जाता है, ऐसे C2 एक्सिस जाएगा तो इन लोग तो अपने जहां पे है वैसे ही रहेंगे। ये हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मैं इसका वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और जो
और जो 2 C2 जाता है ना वो यहाँ पे से टेढ़ा से जाता है, टेढ़ा करके, टेढ़ा सा C2 एक्सिस रहता है। तो ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, ये कार्बन एक दूसरे को रिप्लेस करता है। ठीक, तो ये इसका इस तरीके से इसका जो पॉइंट ग्रुप रहता है वो D2D रहेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको याद रखना है तो उसको याद रखिए। ठीक, तो ये D2D पॉइंट ग्रुप रहता है। ZrF84 नेगेटिव, ये वाला मॉलिक्यूल कभी आया नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा, तो स्टैगर्ड फॉर्म में इसका जो पॉइंट ग्रुप रहता है वो D4D रहेगा। आपको बस ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस में जो n का नंबर क्या रहेगा उसको बस देखना रहता है। ठीक है, तो फिर स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में मोस्ट ऑफ द केसेस में डायहेड्रल ही आता है, डायहेड्रल प्लेन को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन तो देखने को मिलेगा नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को नहीं मिलेगा, जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा वो तो डायहेड्रल ही कहलाएगा। तो डायहेड्रल कहलाता है तो वर्टिकल प्लेन आ नहीं रहा है तो डी ही उसकी प्रायोरिटी बन जाती है, तो पॉइंट ग्रुप में डी ही आएगा बस। ठीक, और SN2 पॉइंट ग्रुप, S2N पॉइंट ग्रुप, S2N पॉइंट ग्रुप में आपको एक CN एक्सिस देखने को मिलता है और S2N एक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, CN एक्सिस देखने को मिलता है और S2N, बोलने का मतलब ये अगर C3 एक्सिस देखने को मिल रहा है तो इसके अलावा उसमें सिर्फ S6 एक्सिस देखने को मिलेगा। तो ऐसे टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसमें ये 2 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेंगे, वो उसका पॉइंट ग्रुप जो होगा वो S2N कहलाएगा, या फिर S2N बोलने का मतलब S6 कहलाएगा, या फिर S8 कहलाएगा, या फिर S4 कहलाएगा, ऐसा। ठीक, तो देखिए उसका एग्जांपल है 1357 टेट्राफ्लोरो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे से आपको C2 देखने को मिलेगा, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और इन लोगों में भी। तो यहाँ पे से C2 देखने को मिलता है। C2 कैसे, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे से रिप्लेस कर सकता है, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे से रिप्लेस कर सकता है। ये पीछे की तरफ है, ये सामने की तरफ है। इसमें देखिए ये सामने की तरफ है, ये पीछे की तरफ, ये सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे से बीच से C2 लगा सकता हूँ, यहाँ पे से बीच से C2 लगाया जा सकता है, तो ये वाला फ्लोरीन जस्ट अपने डायगोनली अपोजिट चले जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट अपने डायगोनली अपोजिट, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये फ्लोरीन पीछे, ये फ्लोरीन आगे। तो C2 तो प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है अगर C2 प्रेजेंट है तो क्या इसमें S4 प्रेजेंट है, उसको देखना है। तो S4 प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या सिमेट्री एलिमेंट देखना पड़ता है, S4 इज इक्वल्स टू C4 इनटू परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन। तो देखते हैं इसमें कैसा होगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा इसको, थोड़ा सा क्या अच्छे से विजुअलाइज करिएगा। देखिए S4 जो रहता है वो कहां से प्रेजेंट होगा, S4 हम लोगों को इस सेंटर से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या है देखिए, इसका जो ऊपर का व्यू है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बैंड टाइप का है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे से S4 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। S4 देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री का एंगल देना पड़ेगा। यहाँ पे से ये सेंटर है मेरा, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल देता हूं, अगर 180 का देता हूं तो ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। 90 डिग्री का एंगल दूंगा तो जस्ट ये आधा पोजीशन में पहुंचेगा, मतलब हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर, ये वाला जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन में पहुंचेगा। वैसे ये वाला फ्लोरीन कहां पे पहुंचेगा, ये वाला हाइड्रोजन की पोजीशन पे, है ना। अब इतना करने के बाद मुझे परपेंडिकुलर प्लेन डालना पड़ता है ऐसे। तो अगर मैं परपेंडिकुलर प्लेन डालूंगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर प्लेन डालूंगा, अच्छा यहाँ पे फ्लोरीन जो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ऊपर का जो पोजीशन पहले हॉरिजॉन्टल शेप में ऊपर में था, अब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में ऐसे करके आ जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब जब प्लेन लगेगा यहाँ पे ऐसे करके बीच से जब प्लेन लगाया जाएगा, तो ये जो ऊपर का पोजीशन जो कि शुरुआत में जो हॉरिजॉन्टल में था, सेकंड स्टेप में वर्टिकल में आया, वो वापस से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये वर्टिकल पोजीशन में ये नीचे की तरफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले स्टार्टिंग पोजीशन में ऐसे था, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, 90 डिग्री एंगल किया हम लोग, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वर्टिकल शेप में आया। जब प्लेन लगाया गया इसमें, तो यही वाला वर्टिकल यही वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे की तरफ आया ऐसे। ठीक है, वही वाला वर्टिकल हिस्सा नीचे की तरफ आ गया है।
और ये जो ऊपर का हिस्सा, ये जो नीचे का हिस्सा है, जो कि पहले कहां पे था, वर्टिकल पोजीशन में था, सेकंड वाले स्टेप में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया, और नेक्स्ट वाले थर्ड वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये लास्ट वाले स्टेप से ना ये रिसेम्बलेंस शो करता है। मैं फिलहाल फ्लोरीन की बेसिस पे बता दे रहा हूं आपको। फ्लोरीन सेकंड वाले पोजीशन में यहाँ पे आता है, सेकंड वाले पोजीशन में यहाँ आने के बाद जब प्लेन लगेगा तो यही वाला फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ग्रुप बहुत कम आता है, मतलब नेट वगैरह में आएगा या फिर गेट में आता है, ऐसे टाइप के पॉइंट ग्रुप को डिटरमाइन करना। बाकी क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है पॉइंट ग्रुप में, इसलिए इसको इंक्लूड किया हूं। ठीक है, तो ये S4 पॉइंट ग्रुप होता है, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें एक CN एक्सिस प्रेजेंट हो और S2N एक्सिस प्रेजेंट हो, तो उसके लिए पॉइंट ग्रुप जो होता है वो S4 एक्सिस S4 होगा, या फिर S6 होगा, या फिर S8 होगा, ऐसा। ठीक, तो और भी पॉइंट ग्रुप्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। ओवरऑल इतने ही पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। इतने पॉइंट ग्रुप के जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उसको एक बार देखिएगा। इनकेस इसमें से कोई समझ में नहीं आता तो फिर हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, जितने भी पॉइंट ग्रुप्स हैं ना उनके सभी एग्जांपल्स हैं। हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे सिमेट्री, ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, आज का क्लास काफी लंबा हो गया। ओके सर, थैंक यू।